नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। कोरोना को लेकर हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,654 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। लगातार दूसरे दिन 6,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना के संक्रमण के मामले अब 1.25 लाख से ज्यादा हो गए हैं। अब तक 3,720 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 51,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। और कोरोना को लेकर आपके जो भी सवाल हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस खास शो में आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। कई सारे सवाल लोगों के मन में हैं कोरोना को लेकर। अभी तक जो हालात हैं उसको लेकर सबसे पहले आपसे हम पूछना चाहेंगे, इससे पहले कि लोगों के सवाल हम लेना शुरू करें। अगर पिछले 2 दिन का हम हाल देखें डॉक्टर साहब, तो 6,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मौजूदा हालात में स्थिति को आप कैसे आंकते हैं? हालांकि हमारे देश की आबादी भी काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी 1.25 लाख के आंकड़े को हम पार कर चुके हैं। हाँ, आपकी बात सही है कि अगर हम रोज के आंकड़े देखें तो केसेस आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं। अ, उसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि अगर हम देखें कि हम टेस्ट कितने कर रहे हैं, हम्म। तो हमारे टेस्ट भी 1 लाख टेस्ट से ज़्यादा रोज के हो रहे हैं, जो पहले हम सिर्फ 10 या 20 हज़ार रोज के कर रहे थे। तो जितना ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतने ज़्यादा केसेस भी कुछ हद तक डायग्नोस होंगे। लेकिन ये बात भी सही है कि टेस्ट ज़्यादा होने के बावजूद हम ये चाहते हैं कि केसेस कम हो या जो कर्व है वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ हो। ऐसा हो नहीं रहा है और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ-जहाँ पे हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, क्योंकि हमारे 80% ऑफ केसेस जो हैं वो सिर्फ 5-6 जगह से ही आ रहे हैं। उन एरिया पे अगर हम बहुत मेहनत करें और वहाँ पे हम केसेस या ट्रांसमिशन को रोक पाएँ, बीमारी को आगे स्प्रेड करने से रोक पाएँ, तो हमारे केसेस भी कम होंगे। और एक जैसे आपने कहा कि जो सैटिस्फाइंग बात है वो यही है जी। कि अभी अभी तक भी जो हमारे केसेस ज़्यादा हैं, लेकिन जो हमारे डेथ्स हैं या एडमिशन्स हैं, या पेशेंट जो वेंटिलेटर हम्म। पे हैं, वो उनकी मात्रा बहुत कम है। तो एक राहत की खबर यह है कि जो लोगों के सही होने की तादाद है वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी मामले काफी ज्यादा हैं। इसलिए लोगों के मन में सवाल भी काफी सारे हैं और आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। जतिन शाह दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि अब दिन वे दिन भारत में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और अभी भारत टॉप 5 देशों में भी शामिल हो चुका है। क्या अभी कुछ राज्य में, दिल्ली जैसे शहरों में कुछ छूट दी गई है, ढील दी गई है? क्या इस ढील के चक्कर में कुछ दिनों में एकदम से पीक कर गया? और दूसरा सवाल ये है कि इस पीक के चक्कर में अगर हमारा देश यूरोप को भी पार कर जाए, उसके बाद की स्थिति क्या होगी? क्या हमारे पास वेंटिलेटर, क्या हमारे पास अस्पतालों के बेड काफी है जिससे कि हम इसे संभाल सके? तो इनका सवाल बहुत अच्छा है। पहली चीज़ तो ये है कि ये बात सही है कि हमारे केसेस जो हैं अब काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। हम्म। और क्योंकि हमारी आबादी भी ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, कई कंट्रीज़ को अगर हम मिलाएं तो उनको उनकी पॉपुलेशन को मिला के हमारी पॉपुलेशन बनती है। तो एज अ परसेंटेज जो है हमारे नंबर्स हमारे डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। ये बात भी सही है कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, और वो भी खुलना ज़रूरी है क्योंकि इकॉनमी और लोगों की, स्पेशली जो हमारे मज़दूर लोग हैं, उनकी जो डेली इनकम है उस पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा ये डर रहेगा कि केसेस कुछ हद तक बढ़ेंगे। उसको रोकने के लिए हम सबको, सारे जो हम सिटीजन हैं, चाहे वो इन्वॉल्व हों चाहे ना इन्वॉल्व हों, उनको आगे आना पड़ेगा। सब लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क सब जगह डालें, हाथ अपने धोएं, तो हम इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं और हम अपना इकोनॉमी भी चला सकते हैं, हम अपनी ट्रैवल भी कर सकते हैं और जी। कोरोना की स्प्रेड को रोक सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। बट ये बात सही है कि हमारे देश में केसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। दूसरा इन्होंने ये पूछा था रिगार्डिंग हमारे बेड हॉस्पिटल की तैयारी के लिए। तो एक हमें जो फ़ायदा हुआ है पिछले कुछ हफ्तों से लॉकडाउन के दौरान, वो ये हुआ है कि केसेस इतने बढ़े नहीं, डबलिंग रेट स्लो रही है। हम्म। और पिछले 2 महीने में सरकार को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, हॉस्पिटल्स को एक मौका मिला है कि वो अपने फैसिलिटीज़ को बढ़ाएं। और इसमें बहुत चीज़ें हुई हैं। अगर हम देखें पिछले कुछ हफ्तों में, एक समय था जब हमारे पास पीपीईज़ की कमी थी, हमें सारे पीपीईज़ इंपोर्ट करने पड़ते थे। अब भारत जी। में ही
बहुत मात्रा में पीपीई बनने इन शुरू हुए इन हैं। तमाम चीज़ों को लेकर ही डॉक्टर साहब काफ़ी सारे सवाल भी हैं, लोगों के मन में फिक्र भी है कि हम उन चीज़ों को लेकर तैयार हैं, और आप लगातार इस बारे में जानकारी दे भी रहे हैं। रविंद्र चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो। जी रविंद्र, सुन पा रहे हैं। हाँ सर, नमस्कार। जी सर, नमस्कार। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि जैसे कोरोना वायरस के कारण जो डायबिटीज हैं या अस्थमा पेशेंट हैं या दूसरे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, राइट सर। अब जी ये डायबिटीज जो है टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की होती है। जो टाइप 2 है वो सर कंट्रोल करना इजी होती है। जो टाइप 1 पेशेंट्स हैं उनके लिए अगर कोई बंदा बी पॉजिटिव अपना कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो सर उसकी तो केयर करना ही बहुत मुश्किल हो जाती है, और उसको सिर्फ घर में ही वो एटमॉस्फेयर मिल पाता है, वो हॉस्पिटल में उसको एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, तो उसकी कंडीशन तो खराब हो जाएगी सर। और जो उसको जो मेडिसिन दी जाएंगी HCQ वगैरह ये है, उसके लिए एक प्रॉपर डाइट चाहिए। और मैं नहीं समझता कि सर जैसे चंडीगढ़ में सर डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बट उनकी इतनी केयर हो पाएगी कि उनको डाइट वगैरह सब कुछ करके वो तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे साइड चला जाएगा सर। तो ये दूसरी दूसरी बीमारियां हैं डॉक्टर साहब, उनको लेकर भी फिक्र है लोगों के मन में, क्या उनको ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल, तो 2 चीज़ें हैं। एक तो जैसे इन्होंने ठीक कहा कि जिन लोगों को शुगर की बीमारी है या क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं या फेफड़े की बीमारी है, उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कोविड-19 या कोरोना वायरस से इन्फेक्शन है, वो इन लोगों में ज़्यादा सीरियस हो सकता है, जिससे मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बढ़ सकती है, और जो प्राइमरी बीमारी है, उसका कंट्रोल भी मुश्किल हो सकता है। तो जी जैसे इसने कहा कि अगर आपको कोविड की इन्फेक्शन होगी, तो आपकी शुगर एकदम बढ़ सकती है। इसलिए ये जो मरीज़ हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, इनको चाहे माइल्ड भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो, इनको हॉस्पिटल में आना चाहिए, इनको दाखिल होना चाहिए। इनकी शुगर या और जो बीमारी हैं उसका पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको अगर हम कंट्रोल कर पाएंगे तो कोविड भी जो है इतना सीरियस नहीं होगा। तो अगर आप किसी और बीमारी से भी जूझ रहे हैं तो आपको और ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि आप हॉस्पिटल में आएँ और अपना चेकअप कराएं। कांता हमारे साथ हैं हरियाणा से, पूछिए कांता। जी सर, मेरा सवाल है, मैं ब्रोंकाइटिस की पुरानी पेशेंट हूँ। जी तो मुझे एक डर सा बना रहता है, मुझे किस किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपनी पूरी दवाई पूरी तरह से लेनी चाहिए, उसमें कोई छूट नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन्हेलर ले रहे हैं तो इन्हेलर अपने पूरे लें। कई लोगों को ये डर रहता है कि इन्हेलर से, क्योंकि हम इन्हेल कर जो अंदर से सांस लेते हैं इन्हेलर से, तो कहीं उससे हमें कोरोना वायरस अंदर तो नहीं फैल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि आप अपने आप का पूरा ध्यान रखें। अगर बाहर जाना ज़रूरी नहीं है तो बाहर ना जाएं, हैंड वॉशिंग करें, बाहर अगर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं, और सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम ज़रूर रखें। जब भी आप मार्केट में जाएं तो ये देखें कि आप कम से कम 6 फीट की दूरी पे हैं, लाइन पे खड़े हैं। एकदम जहाँ क्राउड है वहाँ पे ना जाएं। जी। सुरेश गुलाटी हैं दिल्ली से। सुरेश, पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर, मैं मेरी एज 53 ईयर है, और अब दुकान पे जाना जाना लॉकडाउन दुकान जाना शुरू कर दिया हुआ है हफ्ते में 3 रोज। तो क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए? मैं समझा नहीं क्या कह रहे थे ये। इनका इनका सवाल डॉक्टर ये था कि अब लॉकडाउन खुल गया है तो आप दुकान पर अगर जा रहे हैं तो लोगों के संपर्क में आप ज़्यादा आ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आप दुकान पे जा रहे हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है। कई शॉप्स ने एक-एक ही कस्टमर अंदर आने दिया है अगर आपकी दुकान छोटी है, और जब वो आप अपना खरीद लेंगे तो फिर वो बाहर जाए और फिर दूसरा ही कस्टमर आए, जिससे दुकान के अंदर क्राउडिंग ना हो। कई लोगों ने अपने दुकान के अंदर जैसे एक प्लास्टिक का कर्टन होता है, बाथरूम कर्टन है, वो भी लगा लिया, जिससे आप का थोड़ा बैरियर रहे और किसी के साथ ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट ना हो पाए। तो लोग इनोवेट करके अपना सोल्यूशन बना सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल जो हम पहले से कह रहे हैं वही रखना चाहिए कि जिस तरह से आप थोड़ा हद तक सोशल डिस्टेंसिंग कर पाए। तो इस बात का ख्याल रखिए, आप दुकान पर हैं, काम पर हैं, कहीं पर भी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पूरा ख्याल रखिए। श्वेता गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। श्वेता, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्ते सर। जी मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मैं बैंकर हूँ, मैं बाहर जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड एक ही जगह उनका बैठे रहते हैं सारे दिन भर काम की वजह से। तो उनका क्या है कि मंडे से उनको 99.56 मैक्सिमम फीवर रहता है, और रात में और अर्ली मॉर्निंग उनका नॉर्मल रहता है टेम्परेचर। तो डॉक्टर को दिखाने गए थे लोकली,
तो उन्होंने बोला था वेट करो 6 डेज, बट समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली। घर में छोटी बच्ची भी है तो थोड़ा सा डर बना हुआ है कि क्या करें। पहली चीज तो है कि आप बुखार जो है इतना तेज नहीं है। बुखार के साथ अगर आपको और कोई लक्षण है, जुकाम, नज़ला, गले में खराश या बॉडी एक्स या खांसी हो, तो आपको अपनी जांच करानी चाहिए। डॉक्टर के साथ संपर्क पे रहें अगर कोई भी लक्षण हो। और आपके अगर हस्बैंड घर पे हैं और घर से काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि घर पे थोड़ी वो एक्सरसाइज करें, थोड़ा अपना योगा करें, जिससे वो थोड़ा फिजिकली फिट रहें। और अगर बुखार उनका ठीक नहीं होता तो बेटर रहेगा कि डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके कुछ टेस्ट भी करा लें। डॉक्टर साहब, सवाल तो बचाव को लेकर आ भी रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इम्यूनिटी आपकी कैसी है उसका असर भी काफ़ी पड़ता है कि कितना असर आपके ऊपर इस वायरस का हो सकता है। तो उसको लेकर क्या करना चाहिए लोगों को? क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अपनी डाइट आप अच्छी रखें, और डाइट में हरी सब्जियां, फ्रेश फ्रूट और जो हमारी नॉर्मल डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट, वो लें। दूसरी चीज़ ये है कि हम अपनी एक्सरसाइज रेगुलरली करें। हमारी जो कार्डियोपल्मोनरी रिजर्व जिसको हम कहते हैं, चाहे वो योगा हो, चाहे कुछ हद तक घर में वॉकिंग हो, या अगर पॉसिबल है आपके घर के बाहर कोई ग्राउंड है तो वहाँ पे अगर आप सोशल डिस्टेंस करके चल सकते हैं, या घर के अंदर ही चलें, तो ये आप एक्सरसाइज रेगुलरली करें, जिससे आपकी फिजिकल ऑप्टिमाइजेशन बॉडी की रहे। और अपने जो रेगुलर डाइट है वो ठीक रखें। जी। कुछ लोग मल्टीविटामिन भी लेते हैं, उसमें कोई डेटा नहीं है कि फायदेमंद है या नुकसान है, पर लेने में कोई नुकसान भी नहीं है। डॉक्टर साहब, कम उम्र के बच्चों की इम्यूनिटी कैसी होती है? उनका क्या कुछ खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है? क्योंकि छोटी उम्र होती है और कई सारी चीज़ों का वहाँ पर ख्याल रखने के लिए कहा भी जाता है। तो कम उम्र के बच्चों में भी यही है कि उनकी न्यूट्रिशन पूरी होनी चाहिए। माँओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका जी। खान पान पूरा है, उनका हाइजीन पूरा अच्छा होना चाहिए। ये बात सही है कि बच्चों में कोरोना वायरस का जो वो है केसेस, वो कम हैं और थोड़े हद तक वो प्रोटेक्टेड हैं। कुछ केसेस अब यूएस में रिपोर्ट हो रहे हैं बच्चों में भी, जिसको हम एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन एशियन कंट्रीज में और जो ये साउथ ईस्ट एशिया में, ऐसा भी यहाँ पे इतने केसेस नहीं उस टाइप के हुए। चलिए, सवाल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुनील पंचोरे हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से। सुनील, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। जी, मेरा नमस्कार। गुलेरिया जी साहब से एक थोड़ा सा छोटा प्रश्न है सर, कि मध्य प्रदेश में त्रिकुट काढ़े को कोरोना वायरस के से लड़ने के लिए बांटा जा रहा है सर, तो ये कितना कारगर है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? पहला प्रश्न है सर। और दूसरा प्रश्न है मेरा कि आजकल सामान्य सर्दी जुकाम और बुखार के मरीज को भी कोविड सस्पेक्टेड मानकर हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। इनका सवाल पहला वाला मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बांटा जा रहा है। त्रिकूट क्या कुछ कारगर है? तो कई चीजें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आयुर्वेद में कई चीजें हैं, लेकिन उसके बेसिस साइंटिफिक डेटा इतना नहीं है, क्योंकि ये नया वायरस है, इसको तो कुछ भी नहीं हुए है। ये कितना असर करेगा ये क्लियर नहीं है। ये कई चीजें इसलिए दी जा रही हैं कि जैसे हम पहले कह रहे थे कि इससे कुछ हद तक इम्यूनिटी बढ़ सकती है और हो सकता है कि उससे वायरस का असर कम हो, लेकिन इसके लिए कोई डेफिनेट डेटा नहीं है कि ये असरदार है या नहीं है। तो लगातार हम आपके सवाल ले रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ मौजूद हैं। आपके सवाल हम लगातार ले रहे हैं। गिरधर यादव हमारे साथ मौजूद हैं वर्धा से। पूछिए गिरधर। हेलो सर। जी, हाँ सर, मेरे 2 सवाल है। पूछिए। तो पहला सवाल ये है कि सर, एक इंसान को अगर कोरोना हो जाए, ठीक है जी, तो कोरोना होने के बाद उसका जो यानी वो निगेटिव पाया जाए, फिर उसके बाद वो डबल उसको कोरोना हो सकता है क्या सर? अगर एक बार ठीक हो जाता है कोई इंसान डॉक्टर साहब, तो क्या उसको दोबारा से संक्रमण का खतरा बना रहता है या नहीं? तो अगर कोई इंसान जिसको कोरोना वायरस होता है, वो जब ठीक होता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं जो उस वायरस को लड़ने में मदद करती है, और इसलिए वो इंसान ठीक हो जाता है। हाँ, उसको डेफिनेट दवाई तो है नहीं। तो जब वो एंटीबॉडीज बनती है, वो प्रोटेक्शन देती है कि आपको फिर से इन्फेक्शन ना हो, या अगर फिर से भी इन्फेक्शन होगी तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करके
आपको प्रोटेक्ट करेगी और आपको फिर से इन्फेक्शन भी अगर हो तो बहुत माइल्ड होगा। ये प्रोटेक्शन कितनी देर तक रहता है ये अभी क्लियर नहीं है। कई वायरस से का इन्फेक्शन जो अगर होता है तो प्रोटेक्शन सालों साल रह सकता है, और कई वायरसेस ऐसे हैं जिसमें प्रोटेक्शन कुछ महीने तक ही रहता है और उसके बाद फिर इन्फेक्शन फिर से होने के चांसेस रहते हैं। ये नया वायरस है इसलिए इतना आइडिया नहीं है। कुछ हद तक प्रोटेक्शन तो रहेगा, कुछ महीनों के लिए भी रहेगा। अगर वो उससे ज़्यादा रहेगा या नहीं ये अभी कहना मुश्किल है। इसमें काफ़ी खोज हो रही है क्योंकि जी इसी का ये प्रिंसिपल वैक्सीनेशन भी है। डॉक्टर साहब, ये बचाव की हम बात कर रहे हैं जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं आ जाती है, और इस बीच हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एक ऐसी दवा है जो काफ़ी चर्चा में रही है। अब सरकार की तरफ से एडवाइजरी दी गई है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि ये पूरी तरह से इलाज नहीं है और जो दिल के पेशेंट्स हैं उनको बचना भी चाहिए। तो कितनी कारगर है ये दवाई और इसके कुछ खतरे भी हैं क्या? हाँ बिल्कुल, तो ये कई डेटा है जो हमारे देश से भी है और बाहर के देशों में, और एक रीसेंट जो लैंसेट में स्टडी आई है उसमें भी ये देखा गया है कि कुछ हद तक पेशेंट्स में इसमें हार्ट के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, एरिथमिया भी हो सकते हैं, ईसीजी में थोड़े चेंजेस भी आ सकते हैं। इसलिए ये दवाई जो जिन लोगों को रिस्क फैक्टर है उनको ये दवाई ध्यान से लेनी चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करके लेनी चाहिए। जो कुछ हफ्तों में डेटा कलेक्ट हुआ है, हमारे अस्पताल से भी हुआ है, आईसीएमआर की तरफ से भी हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भी किया है, उसमें ये पाया गया है कि कुछ हद तक हेल्थ केयर वर्कर्स में जब ये हमने दवाई दी तो कुछ हद तक उनको प्रोटेक्शन हुई, उनमें कोविड इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े कम थे। इसलिए ये जो एडवाइजरी है इसमें ये कहा गया है कि आप और लोग भी इसको ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हर एक दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इस दवाई के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो मॉनिटर करना और केयरफुल रहना तो बहुत ज़रूरी है। तो एहतियात के साथ ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डॉक्टर संजय कुमार हैं रायबरेली से, उत्तर प्रदेश से। पूछिए डॉक्टर संजय कुमार जी। जी सर, मैं डॉक्टर संजय कुमार निर्मल बोल रहा हूँ जी। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जबकि अभी तक कोविड का कोई भी मेडिसिन पूरे दुनिया में बनी नहीं है, सारे जगह केवल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जी। और जो भी माइल्ड और मॉडरेट केसेस आ रहे हैं उनमें ज्यादातर सिम्प्टोमेटिक और उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए कोशिश की जा रही है सर। ऐसे में जब होम्योपैथी में कुछ प्रयोग हुए हैं, जैसे अभी एसएन मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में एक 40-42 कोविड केसों में हुआ है, जिसमें विद इन 1 वीक सर निगेटिव हुए केसेस और उनके रीटेस्टिंग में भी निगेटिव केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में सर जो हाई सर जी सर जो हाई इंस्टीट्यूशन संजय जी, क्या सवाल क्या आप पूछना चाहते हैं? सर सवाल ये है कि होम्योपैथी को जो हाई इंस्टीट्यूशन है जैसे वो क्यों नहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं और क्यों ना साथ मिलके एलोपैथ। डॉक्टर गुलेरिया, क्या होम्योपैथी में भी इलाज ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए कोरोना का? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये होम्योपैथी आयुर्वेद में भी हमें ढूंढना चाहिए कि कोई इलाज है या नहीं है। एम्स में एक CIMR है, सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन एंड रिसर्च, जो और ऑल्टरनेट मेडिसिन चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे आयुर्वेद हो, उस पर रिसर्च कर रहा है, यही देखने के लिए कि कोई ऐसी दवाई है जो हमें आयुर्वेद से या होम्योपैथी से मिल पाए। पर इसके लिए गुड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करने की जरूरत है और वो भी कई सेंटर्स प्लान कर रहे हैं। तो कोशिश सब जगह हो रही है इलाज ढूंढने की। अभी रूही हमारे साथ मौजूद हैं चांदपुर से। रूही, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं चांदपुर से रूही बोल रही हूँ। सर तकरीबन 30 साल पहले मेरे एक रिलेटिव थे, उनका किसी चीज का ऑपरेशन हुआ था। सर मैं उनके केस के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, पता नहीं उनके ऑपरेशन में क्या हुआ कि उनकी पूरी बॉडी में सर इंफेक्शन फैला और जिससे उनकी किडनी लंग सब काम करना बंद कर दिया, वो वेंटिलेटर पे पहुंच गए। और तो सर ऐसे में डॉक्टर ने कहा कि हम लास्ट ट्रीटमेंट करके देखते हैं इनका डायलिसिस, उसके जरिए इनके बॉडी से इन्फेक्शन को कम करने की कोशिश करती हैं। सर उनका लगभग 2 से 3 बार डायलिसिस किया गया, जिससे उनके बॉडी से काफी हद तक इन्फेक्शन खत्म हो गया और ऊपर वाले का शुक्र है आज वो बिल्कुल ठीक है। तो सर ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जैसे कोरोना के जो पेशेंट हैं जो वेंटिलेटर पे हैं, उनका इन्फेक्शन जो है किडनी और डायलिसिस किडनी और इन्फेक्शन अलग अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से जिस इन्फेक्शन की ये बात कर रही हैं उस तरह से कुछ कोरोना से रिलेटेड हो सकता है क्या? तो इनका जो कहना है वो वायरल इन्फेक्शन के साथ नहीं हो सकता, लेकिन हम ये जो आप कह रही हैं ये बात सही है कि कई
ऐसे मैकेनिज्म हैं जो डायलिसिस मशीन के साथ लग के, अगर उसमें जैसे हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं या इन्फेक्शन है, उसको हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। कोरोना वायरस के साथ भी कई ऐसी दवाइयां हैं जो हम देते हैं जो सेप्सिस है या साइटोकाइन स्टॉर्म जो हम कहते हैं उसको कम कर सके, और उसके लिए भी कई इंजेक्शन है जो वेंटिलेटेड पेशेंट्स को दिए जाते हैं। तो जो ट्रीटमेंट है वो होलिस्टिक होती है, उसमें कई दवाइयां ट्राई की जाती हैं, और जैसे इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा है कि वो बिल्कुल रिकवर कर गए। हम यही चाहेंगे कि हमारे कोविड वाले भी जो पेशेंट्स हैं वो इस तरह रिकवर करें। तो आज के इस खास शो में फिलहाल इतने ही हम सवाल ले पाएंगे। डॉक्टर गुलेरिया, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। तो इस तरह से और आपके लिए हम खास शो लेकर आते रहेंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।